नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस पर हम सभी आजकल रोज़ ही चर्चा कर रहे हैं और वो है पॉल्यूशन। आजकल दिल्ली में प्रदूषण इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। ये खतरनाक पॉल्यूशन सिर्फ हमारे शरीर पर ही नहीं, हमारे लंग्स यानी फेफड़ों पर भी बहुत असर करता है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम जुड़ रहे हैं नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर पीयूष गोयल से। सर, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव पे। जी, जी, नमस्कार मैडम। आज हम बात करने वाले हैं कि पॉल्यूशन हमारे लंग्स पर कैसे असर करता है। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि पॉल्यूशन का हमारे लंग्स पर क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है? देखिए, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट के बारे में अगर हम जानें, तो पॉल्यूशन पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि एयर पॉल्यूशन बना किस तरह से है ये क्या पॉल्यूशन है जो हमें तंग कर रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है कि क्या मतलब ऐसे क्या पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर जो हमारे लंग्स को खराब कर रहे हैं? तो आप हमेशा हम लोग जो भी न्यूज़ सुनते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में, हम शुरू करते हैं कि पीएम 2.5 बहुत ज़्यादा हो गया है, पीएम 10 पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इसका क्या मतलब है पहले ये समझना ज़रूरी है। तो पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर मतलब जो छोटे-छोटे कण जो एक साथ मिलके एक एक तरह का एक मैटर की तरह होते हैं सस्पेंडेड जो कि हवा में घूम रहे हैं और इनका जो साइज़ होता है ये होता है 2.5 माइक्रोन या फिर 10 माइक्रोन इन डायमीटर। अब पार्टिकुलेट मैटर के अंदर ये पॉल्यूशन के जो कण हम बता रहे हैं ये क्या हैं? ये हमारे जो टॉक्सिक गैसेज़ हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हमारे व्हीकुलर पॉल्यूशन से निकल रहे हैं, जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के पॉल्यूशन से निकल रहे हैं। तो ये है, साथ में डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से हैं और जो हमारे डस्ट जो घर से डस्ट निकल रहा है, हाउस डस्ट है जो और जो रोड पे डस्ट है, वो पार्टिकल्स हैं और साथ में वाटर वेपर्स है, जो एयर में सस्पेंडेड है। इसके साथ कुछ हेवी मेटल्स भी होते हैं एयर के अंदर, जो मिलके एक पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं, जिसको हम पीएम कहते हैं और इसका डायमीटर जो होता है या तो 2.5 माइक्रोन डायमीटर हो जो हम मेजर कर पा रहे हैं या फिर हम 10 माइक्रोन के डायमीटर को मेजर कर पा रहे हैं। अब ये 2.5 माइक्रोन डायमीटर अगर आप देखें, ये आपके हेयर का जो डायमीटर है, सिंगल हेयर का जो डायमीटर है, उससे भी कम का डायमीटर है। तो इतने छोटे-छोटे कण आप ये एयर में सस्पेंडेड हैं और हमारे एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स जो मशीन्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो इसको पिक करते हैं और जिनकी नॉर्मल वैल्यू लेस देन 10-20 होनी चाहिए, वो अभी नॉर्मल वैल्यू उनकी अभी जो वैल्यू चल रही है वो 400, 500, 600 चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये जो छोटे-छोटे कण हैं, हेयर के डायमीटर से भी जो छोटे कण हैं, ये आपके नोज़ के थ्रू, आपके माउथ के थ्रू ये लंग्स के एक्सट्रीम पार्ट्स में जाकर आपकी ब्लड सप्लाई में भी आ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स यहीं से शुरू हो जाते हैं। जब ये पार्टिकल्स आपके नोज में जाते हैं तो शॉर्ट टर्म एक्यूट जो आपको प्रॉब्लम आएगा, रनिंग नोज हो सकता है, नोज ब्लॉक हो सकता है, आपका नोज में इरिटेशन हो सकती है। यही पार्टिकल्स जब आपकी आईज के अंदर अटैच हो जाते हैं कंजक्टाइवा के साथ, जो व्हाइट कलर का जो आप देखते हो आई का अपना स्ट्रक्चर, तो ये इरिटेशन ऑफ द आईज कर सकते हैं और रेडनेस ऑफ द आईज कर सकते हैं, वाटरिंग ऑफ द आईज हो सकती है। इसी तरह से जब ये पार्टिकल्स आपके थ्रोट में जाते हैं तो गला खराब हो सकता है, खराश हो सकती है, सोर थ्रोट जिसको कहते हैं हम, खांसी आ सकती है अचानक से, क्योंकि बॉडी को लगता है कि ये कुछ गया है अंदर जो नहीं जाना चाहिए, तो कफ रिफ्लेक्स, ये खांसी का जो रिफ्लेक्स है वो जनरेट हो सकता है। तो आपको बार बार खांसी रह सकती है, आपका गला खराब हो सकता है, आपका नोज रनिंग नोज हो सकता है, आपकी आईज में इरिटेशन हो सकती है, आपकी स्किन के साथ भी ये पार्टिकल्स अटैच करते हैं, जिससे स्किन रेडनेस, रैशेस और इचिंग आपको हो सकता है। तो ये सारे के सारे एक्यूट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको एज यू गो इनटू द एनवायरनमेंट जहां पर पोल्यूशन है। इसके बाद अगर आप इस इन पार्टिकल्स, जब ये पार्टिकल्स आपके लंग्स के और एरियाज में जाते हैं तो ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। मतलब आपके एयरवेज में, आपकी सांस की नालियों में, आपकी विंड पाइप में
इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन कर सकते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिससे आपकी सांस की नालियों में रुकावट आ जाएगी, आप ब्रीद इन ब्रीद आउट करने में आपको प्रॉब्लम होगी और आपको कहीं ना कहीं सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। और उसके बाद जब ये पार्टिकल्स आपके लंग्स से फिल्टर होते हुए ब्लड में चले जाएंगे, तो ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकते हैं, जैसे ये ब्रेन में जा सकते हैं और आपकी ब्रेन की छोटी छोटी ब्लड सप्लाई को ये ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि एक बड़े स्ट्रोक का कारण बन सकती है। स्ट्रोक एक तरह का ब्रेन का एक डिजीज होता है जिसमें ब्लड सप्लाई अचानक से बंद हो जाती है और आपके कुछ पार्ट्स बॉडी के चलना बंद कर देते हैं या फिर वहां पे न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। इसी के साथ ये जो पार्टिकल्स है ये आपकी हार्ट की छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में भी जा सकते हैं, जिससे ये हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। इसी तरह से ये पार्टिकल्स पूरी बॉडी के और ऑर्गन्स में फैल सकते हैं, जो कि कैंसर कैंसर और डिफरेंट ऑर्गन्स कर सकते हैं। लंग कैंसर इसमें सबसे कॉमन है, उसके बाद ब्लैडर कैंसर, किडनी कैंसर और ब्लड के भी कैंसर्स के अंदर इसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिंकेज पाया गया है पोल्यूशन का। और इसके बाद जो है ये पार्टिकल्स जो है आपके ब्लड के थ्रू होते हुए आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ भी जा सकते हैं, जहां पे ये ब्लड सप्लाई को स्टॉप कर सकते हैं और ये इनफर्टिलिटी का मेजर कारण बन सकते हैं। इसी तरह से बच्चों के अंदर ये जैसे प्रेगनेंसी के अंदर अगर ये ब्लड सप्लाई को रोकेंगे तो कई बार बच्चों का जो रिकरेंट अबॉर्शंस की हिस्ट्री मिलती है आजकल, हमें बार बार अबॉर्शंस होते हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स को, उसका भी एक कारण पोल्यूशन है। और स्टिल बर्थ का भी एक कारण बच्चों का, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो उनकी सांसें कम होती हैं, स्टिल बर्थ होता है, तो वो उसका कारण भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन हो सकता है। तो इसके छोटे छोटे साइड इफेक्ट से लेके बड़े बड़े मेजर मॉर्बिडिटीज और मोर्टेलिटी के कारण बन सकता है एयर पोल्यूशन। तो इतना खतरनाक है एयर पोल्यूशन। सर अभी जैसे आपने इतने सारे सिम्टम्स बताए हमें, तो जी। अक्सर लोगों को लगता है कि ये तो नॉर्मल खांसी है, नॉर्मल जुकाम है, तो हम किन सिम्टम्स को रेड फ्लैग मान सकते हैं कि कब हमें सतर्क हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए नॉर्मल खांसी कोई वर्ड, देखो नॉर्मल खांसी है अगर ये बार बार आपको खांसी हो रही है, बार बार आपको लंग्स से रिलेटेड सिम्टम्स आ रहे हैं, बार बार आपको जो है निमोनियाज हो रहे हैं, या फिर आपको ब्रीदिंग इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, आप अपने नॉर्मली जो काउंटर पार्ट से आप ब्रीदिंग में इश्यूज आपको ज्यादा हो रहे हैं, तो ये सब रेड फ्लैग्स हैं, इसको आप नॉर्मल ना समझिए। वैसे तो किसी भी सिम्टम को हमें नॉर्मल नहीं समझना चाहिए, हमेशा हमें किसी ना किसी अपने फैमिली फिजिशियन से या पल्मोनोलॉजिस्ट से, लंग स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। अगर आपको ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं या खांसी आपका जो है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी आपको चल रहा है, तो आपको मिलना चाहिए। अगर आपका नोज ब्लॉक हो रहा है, बार बार रनिंग नोज है, कंजेशन है, तो भी आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। तो छोटे छोटे सिम्टम्स पे आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए, सो दैट हम अवॉइड कर सकें कुछ बड़ा सिम्टम आने से। ये तो बात हुई सिम्टम्स की। अब सर जान लेते हैं कि हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं या फिर कैसे बच सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल हैं वो सीओपीडी या अस्थमा पेशेंट्स हैं। जी जी तो जी। वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं और किस तरीके से इस पॉल्यूशन से अपना बचाव कर सकते हैं? देखिए वर्नेबल ग्रुप में सीओपीडी पेशेंट्स, अस्थमा पेशेंट्स, एल्डरली पेशेंट्स, जो एल्डरली लोग, पीपल जिनको कोई बीमारी नहीं भी है, या फिर छोटे बच्चे, ये सारे वर्नेबल ग्रुप में आते हैं। इसके साथ जो पेशेंट डायबिटिक हैं, जो पेशेंट कार्डियक इश्यूज से हैं, जिन पेशेंट्स को, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है क्रॉनिक, या जिनको लिवर डिजीजेस की प्रॉब्लम है, या फिर जो कैंसर सर्वाइवर्स हैं जो कीमोथेरेपी पे हैं, या फिर इम्यूनिटी कम करने वाली दवाएं लेते हैं, ये सारे के सारे लोग वल्नरेबल ग्रुप में आ रहे हैं। तो इनको बचने के लिए, एयर पोल्यूशन से बचने के लिए सबसे सिंपल और सस्ता जो तरीका है वो है फेस मास्क को लगाना। तो फेस मास्क लगाने की आदत डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय कि हम एयर पोल्यूशन में रहने की आदत डालें, हमें फेस मास्क को यूज करने की आदत डालनी चाहिए। और सबसे बढ़िया मास्क जो होता है फेस मास्क, वो होता है N95 मास्क, जो हमने कोविड के अंदर भी देखा था। उसके साथ अगर पोल्यूशन से बचना है, अगर N95 नहीं लगा सकते, तो आप सिंपल सर्जिकल फेस मास्क, जो ब्लू कलर का सर्जिकल फेस मास्क आता है, सस्ता सा होता है, वो 4-5 रुपए का आ जाता है मार्केट में, तो उसको रेगुलर लगाइए जब भी आप घर से बाहर निकलें। तो सबसे पहला काम तो ये करिए। सेकेंडली,
आप घर में एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं इस तरह के जो वल्नरेबल ग्रुप के लोगों के लिए। और एयर प्यूरीफायर अगर आप लगाएँगे तो उसमें ये ज़रूर देखिए कि एक तो रीडिंग आ जाए पीएम 2.5 और 10 की, और सेकेंडली हेपा फिल्टर ज़रूर हो उसके अंदर, तो एयर प्यूरीफायर आप लगा सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3, आपको वैक्सीनेशन, अडल्ट वैक्सीनेशन या फिर बच्चों के लिए जो वैक्सीनेशन होते हैं वो एज पर एज ग्रुप लगा लेना चाहिए, जिससे आपको इन्फेक्शन से बचा जा सके, क्योंकि यही सीजन होता है जिसमें इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन होती हैं, वायरल और बैक्टीरियल, खासकर इस इन पोल्यूशन मंथ्स में, जहाँ पर जब पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होती हैं, तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। तो 2-3 तरह के वैक्सीन होते हैं लंग्स का निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन और एक इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हर साल लगता है, और न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन एज पर योर गाइडेंस बाय द डॉक्टर, तो वो आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि कैसे लगना है। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ-साथ कुछ प्लांट्स होते हैं वो भी आप घर में यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, एलोवेरा प्लांट, और इसका और भी हैं 2-3 तरह के इंडोर प्लांट्स जो कि आप घर में लगा सकते हैं, जो नेचुरली एयर को प्यूरिफाई करते हैं। फोर्थली, जब भी आप किसी चीज़ को घर में जैसे साफ-सफाई करते हैं, तो गीले कपड़े से करें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे डस्ट जो है वो उड़े मत घर में, और वो एक एयर पोल्यूशन का कारण ना बने। तो जब भी आपने डस्ट क्लीन करना है वो गीले कपड़े से करिए, तो उससे बेटर रहेगा कि आप पोल्यूशन से बच सकेंगे, इंडोर एयर पोल्यूशन खासकर। फोर्थली फिफ्थली, जो लोग एलर्जिक हैं, जैसे अस्थमैटिक हैं, तो उनको अपनी बेडशीट्स, उनको पिल्लो कवर्स या पिल्लोज़, और अपने जो भी आपके मैट्रेसेस हैं या फिर कर्टन्स हैं, उनको रेगुलर बेसिस पे वॉश करना चाहिए और सन एक्सपोज़र भी देना चाहिए, जिससे उसमें जो भी डस्ट माइट्स जो ग्रो कर रही हैं या पार्टिकल्स हैं, उनको हम बर्डन जो है डस्ट का, वो हम घर में कम कर सकें। तो ये सारे के सारे प्रिकॉशंस आप लेंगे तो कहीं कुछ हद तक हम यहाँ रहते हुए भी, दिल्ली एनसीआर में रहते हुए भी पोल्यूशन से बच सकते हैं। अभी जैसे आपने एयर प्यूरीफायर के बारे में बात की, तो अक्सर लोगों को, अधिकतर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है, उन्हें लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, जो जॉब करने वाले हैं, जो कॉलेज स्कूल जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि हम ज़्यादातर टाइम तो बाहर ही रह रहे हैं, तो हम घर में एयर प्यूरीफायर क्यों लगाएं, कहीं उससे हमारी इम्यूनिटी तो नहीं वीक हो जाएगी, या फिर उसका असर होगा हम पे या नहीं होगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अब जो लोग ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, शायद उनको कुछ कम फ़ायदा हो एयर प्यूरीफायर का, लेकिन आपके जो वल्नरेबल ग्रुप के जो लोग हैं घर में, एल्डरली, जैसे मैंने बताया, मैंने डेफिनेशन दिया, बच्चे, तो शायद उनको कुछ फ़ायदा हो जाए, और घर में जो है इंडोर एयर पोल्यूशन जो है, आप उसका बर्डन, पोल्यूशन का बर्डन कम कर पाएँगे, तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। इट इज़ नॉट लाइक कि इन वी आर डिस्कसिंग कि एट इंडिविजुअल लेवल पे ये कहना बहुत मुश्किल है कि किसको कितना फायदा होगा, बट ये एक जनरल एक कंसेंसस है कि एयर प्यूरिफायर्स अगर घर में होंगे तो इंडोर एयर पोल्यूशन का जो बर्डन है वो कम होगा, और आप जब इनहेल करेंगे तो ये जब जितने भी पार्टिकल्स पीएम 2.5 और 10 के जो हम साइड इफेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो वो कम होंगे, और जो भी वल्नरेबल ग्रुप है आपका उसके लिए ये काफी फायदेमंद रहेगा एयर प्यूरिफायर। और सर एक क्वेश्चन ये भी है कि एयर प्यूरीफायर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो क्या उस जी। केस में कुछ ऐसे टिप्स हैं या घरेलू नुस्खे हैं जिनसे हम अपने घर के अंदर की हवा को साफ रख सकें? देखिए, मैंने जैसा बताया कि घर की दरवाजे खिड़कियां थोड़ा सा बंद रखें, लेकिन दिन में दोपहर के समय में 1 टू 4 के टाइम में आप कुछ खोल भी सकते हैं दरवाजे खिड़कियां, क्योंकि इस समय पोल्यूशन लेवल थोड़ा कम होता है और वेंटिलेशन घर का मेंटेन रह सकता है। अर्ली मॉर्निंग और रात में जरूर बंद रखें खासकर। नंबर 2, जैसे मैंने बताया कि जब भी आप क्लीन कर रहे हैं, घर में कुछ सफाई कर रहे हैं, तो गीले कपड़े से करिए, डस्ट को उड़ने ना दें। नंबर 3, मैंने बताया जैसे आपको कि मैट्रेसेस, आपके बेड का पिलोज, बेडशीट्स, इनको बीच-बीच में समय-समय पे वॉश करवाते रहें, जिससे बर्डन ऑफ जो पोल्यूशन है वो घर में डस्ट का बर्डन, हाउस डस्ट माइट को हम इरेडिकेट कर सकें। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, नॉर्मली एलर्जिक लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो है वो मैट्स जो यूज़ करते हैं घर में, कालीन जिसको कहते हैं आप लोग, वो नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि वो भी एक तरह से डस्ट को स्टोर करते हैं। मुझे तो ये लगता है कि फॉल्स सीलिंग भी मे बी
के ऊपर भी डस्ट आपका जो है डिपॉजिट हो जाता है। तो फॉल्स सीलिंग भी उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए घर में जिनका जिनके घर में एलर्जिक लोग हैं, या फिर वल्नरेबल ग्रुप के पेशेंट्स हैं, या एल्डरीज हैं, या स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। तो और या फिर आपके फॉल सीलिंग है तो उसको समय समय पे आपको क्लीन करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सब चीजें करेंगे तो शायद आप प्लांट्स, जैसे मैंने बताया, इंडोर प्लांट्स, बहुत सस्ते सस्ते प्लांट्स आते हैं, तो ये चीपेस्ट और द बेस्ट वे है। मास्क आप यूज कर सकते हैं, घर में यूज ना भी करें, घर में ये सब प्रिकॉशन लें, लेकिन जैसे ही बाहर निकलें मास्क तुरंत लगाइए। तो ये सब बहुत सस्ते और अच्छे तरीके हैं जिनसे आप बच सकते हैं एयर पोल्यूशन से। अब बात कर लेते हैं डाइट की, तो क्या कुछ ऐसे फूड्स हैं जो पॉल्यूशन से हमें बचा सकते हैं, हमारे फेफड़ों को और हमारी बॉडी को पॉल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचा सकते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है लिक्विड इनटेक, पानी ज़्यादा पीजिए। जब भी आपका एयर पोल्यूशन है तो जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना आपके टॉक्सिन्स जो हैं बॉडी से फ्लश हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। और ये सबके लिए नहीं अलाउ कर सकते हम, क्योंकि कई पेशेंट्स हैं जिनको हम पानी नहीं चाहते कि वो ज़्यादा पिए, जैसे कार्डियक पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, तो उनको नहीं अलाउड है। बाकी नॉर्मल एक जनरल एक वो है कि ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर व्हेन इन दिस सीजन। नंबर टू, खाने में देखो, एक जनरल कंसेंसस है कि हाई प्रोटीन डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द इम्यूनिटी, राइट। वो हर किसी बीमारी के लिए है, ये एयर पोल्यूशन के लिए नहीं है सिर्फ, सब डिजीजेस में यही होता है कि हाई इन्फेक्शन, खासकर इन्फेक्शियस डिजीजेस में, कि अगर प्रोटीन डाइट आपका अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और उससे आपको जो है इन्फेक्शन से बचेंगे और एयर पोल्यूशन के साइड इफेक्ट से ही बचेंगे। बट वही है कि प्रोटीन डाइट भी सब लोगों को हम ये जनरल नहीं बना सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे किडनी के पेशेंट, जिसमें प्रोटीन डाइट हमें कम देना होता है या फिर अवॉइड करना होता है। तो लेकिन एज अ फॉर अ जनरल पब्लिक प्रोटीन डाइट अपना आप लीजिए, साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, तो ये खाना शुरू करिए। प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए, कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट लेवल ज़्यादा होते हैं। तो प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, फाइबर्स खाइए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जिन फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में होते हैं, जैसे कुछ कुछ फिश में होता है एंटीऑक्सीडेंट, नहीं तो आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हैं आप, मिल्क ले सकते हैं। पनीर अगर अच्छा क्वालिटी का है आपके पास, आर यू श्योर कि ये ओरिजिनल है और अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, तो वो आप खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें करिए। और डेली प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन लेना चाहिए हमें। और क्योंकि मैक्सिमम जो डिजीजेज हैं आपके स्टमक के, पेट के डिजीज या लंग्स के डिजीजेज आपके हाथ के रास्ते से ही होते हैं। तो हैंड हाइजीन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने साफ सफाई रखेंगे उतना इन्फेक्शंस और साइड इफेक्ट्स कम होंगे। बाकी रेगुलर एक्सरसाइज का बहुत रोल है। आजकल तो हम अवॉइड कर रहे हैं कि एक्सरसाइजेस बाहर ना की जाए, बट इन घर के अंदर आप बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और टहल सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए। मसल स्ट्रेंथ बड़ा बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के साथ। तो ये सब चीज़ें करिए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो नॉर्मल ये डेली बेसिस पे हैबिट बनाइए कि ये सब चीज़ें करें। और माइंडफुल ईटिंग, जैसे आपने खाने के बारे में पूछा, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए कि योर स्टमक इज नॉट अ डस्टबिन। जो भी आप खा रहे हैं सोच समझ के खाइए कि आप क्या खा रहे हैं। ये नहीं कि भूख लगा तो कुछ भी मिला तो वो खा लिया पेट भरने के लिए, ये वाला नहीं होना चाहिए एटीट्यूड। तो ये सब करिए। थैंक यू सो मच सर, आज आपने हमारे साथ इतनी वैल्यूएबल बातें शेयर की, इतने अच्छे टिप्स हमें बताए और इतनी आसान भाषा में हमें समझाया कि हर कोई, एक आम आदमी भी समझ सकता है और अपने लंग्स को हेल्दी रख सकता है। अब लास्ट में हमारे ऑडियंस के, हमारे यूज़र्स के कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे क्विकली पूछ लेती हूँ। जी जी जी, बिल्कुल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स लंग डैमेज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन? क्या एयर पॉल्यूशन से लंग डैमेज जो हुआ है उसको रिवर्स कर सकते हैं, हम उसको ठीक कर सकते हैं वापस? जी, अगर सिर्फ एयर पोल्यूशन ही कारण है लंग डैमेज का, इफ़ यू आर नॉट अ स्मोकर, आप स्मोकिंग नहीं करते हैं और सिर्फ एयर पोल्यूशन से ही प्रॉब्लम में हैं, तो वो रिवर्स हो सकता है।
और उसके लिए जैसे भी हमने पूरी डिस्कशन की है वो सब फॉलो करें आप। इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको एयर पोल्यूशन की वजह से लंग डैमेज है तो डॉक्टर को ज़रूर मिलें, डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिकेशन लें, तो हो सकता है कि 95% तक आपका लंग जो है रिकवर कर जाए इस पोल्यूशन की वजह से। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि न्यू बॉर्न बेबी को एयर पोल्यूशन से कैसे बचाएं? देखिए, न्यू बॉर्न बेबी को जो इफेक्ट आएगा वो इंडोर एयर पोल्यूशन से ज़्यादा आएगा। हमने इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में अभी पूरा डिटेल में डिस्कस किया है कि एयर प्यूरिफायर यूज़ करने चाहिए, दरवाजे खिड़की स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और नाइट इवनिंग के बाद बंद रखने चाहिए, और साथ में किस किस तरह से क्लीनिंग करनी है, कुछ प्लांट्स हैं तो ये सब लगाने चाहिए, तो हम काफ़ी हद तक एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं फॉर न्यू बॉर्न बेबी। सर हमारा थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू मेंटेन एयर क्वालिटी इन अ रूम विदाउट एन एयर प्यूरिफायर। इसके बारे में तो खैर हम बात कर ही चुके हैं, एक बार क्विकली फिर से दोहरा देते हैं कि घर के अंदर की हवा को साफ कैसे कर सकते हैं। हाँ, बस वही है, जैसे एयर प्यूरिफायर अगर आप नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे मैं बार-बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, दरवाज़े खिड़कियों को थोड़ा बंद रखें, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग के बाद। दिन में आप खोल सकते हैं। साफ-सफाई का ख़्याल रखें, किस तरह से आप साफ-सफाई कर रहे हैं। अपने कर्टन से लेके, बेडशीट से लेके सब चीज़ों को आप रेगुलर वॉश करिए। फिर मैट्स जो होते हैं, कालीन जो होते हैं, उनको यूज़ कम करिए। फॉल सीलिंग की सफाई करिए अगर आपके घर में है, नहीं तो अवॉइड करें कि फॉल सीलिंग ना हो आपके घर में, अगर आपको एयर पोल्यूशन से बचना है। तो ये सब चीज़ें करेंगे तो हेल्दी खाना खाइए, है ना? तो पानी ज़्यादा पीजिए, तो ये इन सब चीज़ों से आप टॉक्सिन से आप एयर पोल्यूशन के जो बैड इफेक्ट्स हैं उससे बच सकते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू मैडम। तो दोस्तों आपने देखा कि ये खतरनाक एयर पोल्यूशन हमारे शरीर पर कितना ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, खासतौर पर हमारे लंग्स को। ये हमारे लंग्स को अंदर से कितना डैमेज कर रहा है। साथ ही आपने आज के लाइव में डॉक्टर से जाने वो सारे टिप्स जो हम डेली लाइफ में फॉलो करके अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं। तो इन सभी टिप्स को फॉलो करिए और स्वस्थ रहिए। जुड़ते हैं अगले लाइव सेशन में। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.